अब तक हम देखते हैं कि यॉर्क फाइनली सबके सामने आ जाता है। सब लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और सैनिक अपनी तलवार नीचे कर देते हैं। युंग अपनी एक्टिंग स्किल दिखाते हुए उसे गले से लगा देता है और बोलता है, तुम जिंदा थे। फिर वो चेग्युन को वापस ले जाने को बोलता है और कहता है, मेरा मरा हुआ भाई वापस आ चुका है। सारे मंत्री प्रिंस के सामने रिस्पेक्ट से झुकते हैं और यॉर्क हर एक से पर्सनली मिलकर उनको ग्रीट करता है। आगे राज्यसभा में यॉर्क राजा से उसका और चेग्युन का नाम क्लियर करने को बोलता है और कहता है कि सारी गलती मिनिस्टर्स की ही है जो अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं कर रहे। जब सेक्रेटरी एम बोलते हैं कि उसे बिना किसी प्रूफ के ये नहीं बोलना चाहिए, तो यॉर्क एक लंबी सी लिस्ट निकालकर बताता है कि कैसे सामानों में घोटाला हुआ है। राजा चुपचाप बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है। यॉर्क इनडायरेक्टली सेक्रेटरी एम को ही इन सब का जिम्मेदार बताता है, तो यंग एकदम से अपना फैसला सुना देता है कि राजकुमार और चेग्युन पे झूठा इल्जाम लगाया गया था। इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनके इनोसेंस के बारे में सबको पता चले और चेग्युन को छोड़ दिया जाए। मिनिस्टर शेन जो अब भी बाहर ही बैठे होते हैं, उन्हें इसके बारे में बताया जाता है और वो अब जाकर वहां से उठते हैं। युंग गुस्से में तीरंदाजी करना शुरू कर देता है और एक एरो से डायरेक्ट सेक्रेटरी की टोपी उड़ा देता है। वो उनसे पूछता है, तुम अभी अभी मरते हुए बचे, तुम्हारी गलती क्या है? सेक्रेटरी बोलते हैं, मैंने बाकी मंत्रियों के सामने राजा का अपमान किया। युंग एक और बार तीर चलाकर बोलता है, तुम दोबारा मरते हुए बचे, तुम्हारी गलती क्या है? वो बोलते हैं, मैंने बिना आपके ऑर्डर के प्रिंस को मरवाया। युंग एक और बार फिर से तीर चलाकर बोलता है, तुम अभी मरते मरते दोबारा बचे, तुम्हारी गलती क्या है? वो बोलता है, प्रिंस को जिंदा वापस लौटने देने का। युंग अपना बो नीचे रखकर एक तलवार उठाकर उसके हाथ में कट मारता है और बोलता है, मर के ही आपको होश आएगा। वो सेक्रेटरी इम को उनका काम पूरा करने को बोलते हैं। राजमाता यॉर्क को सबके सामने आने वाली बात पर डांट रही होती है कि यॉर्क स्माइल करके उन्हें हग कर देता है और बोलता है, देखा, ऐसे हम साथ में रह सकते हैं। डेप्यूटी कमांडर पार्क बोलते हैं, फिर भी ये ठीक नहीं था। यॉर्क बताता है कि वो केवल चेग्युन के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी लौटा क्योंकि राजा को ऑलरेडी उसके जिंदा होने का अंदाजा लग चुका था। डेप्यूटी कमांडर पार्क पूछते हैं, अब आगे वो क्या करने का सोच रहा है? यॉर्क बोलता है, मैं राजा के लोगों का ही इस्तेमाल उनके खिलाफ करूंगा। नोक्सो युंग से यॉर्क पे जासूसी करवाने को बोलती है और उसके हिसाब से इस काम के लिए चेग्युन बेस्ट कैंडिडेट थी। युंग साफ साफ मना कर देता है, लेकिन नोक्सो बोलती है, क्या आप मिनिस्टर शिन के अलावा किसी पे भरोसा कर सकते हैं? युंग रिप्लाई में बोलता है, राजमाता के लिए तोहफे तैयार हो गए। दूसरी तरफ यॉर्क सबको अपना फैसला सुनाता है कि वो चेग्युन से शादी करेगा। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। चेग्युन को होश आता है और वो कंफर्म करती है, क्या सच में प्रिंस वापस लौट आए हैं? मम्मी बताती है कि हाँ, और उसके पिता को उससे कुछ इम्पोर्टेंट बताना था। यॉर्क राजमाता को याद दिलाता है कि कैसे चेग्युन राजा की मोस्ट ट्रस्टेड ऑफिशियल की बेटी है। शादी के बाद वो मिनिस्टर शिन को अपनी तरफ कर देगा। मिनिस्टर शिन अपनी बहन की जगह बेटी का साथ जरूर देंगे। राजमाता बोलती है, इसकी जगह उन्हें सीक्रेट विल ढूंढनी चाहिए। डेप्यूटी कमांडर पार्क और म्योंग बोलते हैं कि उसे सीनो के पिता को ढूंढना चाहिए, केवल उन्हें ही इसके बारे में पता है। तभी बाहर राजा आ जाता है। म्योंग सीनो की मदद लेने को बोल ही रही होती है कि यॉर्क उसे रोक देता है। वो जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने युंग होता है। डेप्यूटी कमांडर पार्क और म्योंग वहां से चले जाते हैं। यॉर्क को ऑफिशियल लेटर मिलता है उसकी सजा माफ होने का, जिससे राजमाता बहुत खुश होती है। युंग बोलता है, चलो अच्छा है, अब आपको छुपाने की जरूरत नहीं है। राजमाता बात को घुमा देती है ये बोलकर कि हाँ, अब उसे अपना दर्द छुपाने की जरूरत नहीं है। सर्वेंट राजा की तरफ से कई सारे तोहफे लेकर आता है और यॉर्क ऐसे एक्ट करता है जैसे वो बहुत खुश है। युंग यॉर्क को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है और थोड़ी देर बाद उसे मिलने को बोलता है। राजा के जाते ही यॉर्क राजमाता से बोलता है, दोबारा सीक्रेट विल का जिक्र मत करना। उसी के चलते भैया ने मुझे मारने तक की कोशिश की है। चाहे जितना टाइम लग जाए, मैं राजगद्दी अपनी काबिलियत से हासिल करूंगा और ये सब चेग्युन से शादी करने से शुरू होगा। मिनिस्टर शिन चेग्युन को भविष्यवाणी वाला लेटर देते हैं। चेग्युन उसे पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, कैसे अगर वो शाही परिवार से मिली तो महल में खून की नदियां बह जाएंगी। नोक्सो सेक्रेटरी को बताती है कि वो किंग को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तभी वह मिनिस्टर शिन आ जाते हैं और बोलते हैं, इस बार मैं इसे जाने देता हूँ, लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए।
यॉर्क युंग की इनविटेशन पर एक पैविलियन में जाकर बैठ जाता है और उसका इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ युंग उसे जानबूझकर वेट करने के लिए छोड़ देता है। दिन से रात हो जाती है और दोनों भाई अपनी जगह से हिलते तक नहीं हैं। कुछ समय बाद जाकर युंग आ ही जाता है। वो डिनर करते हुए बातें करते हैं और यॉर्क बोलता है कि उसे तो लगा था कि होटल में उसने उसे पहचान ही लिया होगा। युंग बोलता है, सच में मैं तो पहचान ही नहीं पाया कि वो क्यूट सा प्रिंस ऐसे कैसे बन गया। काश वो बच्चा कभी बड़ा ही नहीं हुआ होता। यॉर्क सोचता है क्योंकि अगर वो बड़ा नहीं होता तो आपको उसे थ्रोन नहीं देना होता। युंग उससे पूछता है 5 साल पहले उस पर हमला किसने करवाया था। वो बोलता है लुटेरों ने। उसके पास से उसे रियलाइज हुआ कि जिंदगी कितनी छोटी है और वो अपनी जिंदगी शांति से बिताने लगा। लेकिन अब वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के अपने अपनों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। युंग बोलता है तो ऐसा हुआ। वो बोलता है कोशिश तो जारी है। अभी अभी मैंने अपना ग्रैंड प्रिंस का टाइटल वापस पाया है। भैया आपको अपने सारे प्रॉमिस पूरे करने पड़ेंगे जो आपने पहले किए थे। युंग बोलता है ठीक है, बताओ सबसे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए। यॉर्क बोलता है सिन चेग्युन। एकदम से माहौल बहुत सीरियस हो जाता है और युंग पूछता है चेग्युन क्यों। यॉर्क बोलता है क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ और उसके साथ रहना चाहता हूँ। युंग वहाँ से उठकर चला जाता है ये बोलकर कि वो ऑलरेडी काफी पी चुका है। म्योंग पॉन शॉप में वापस आकर सबको यॉर्क को ऐसी जल्दबाजी करने के लिए डांटती है। वो बोलते हैं उन्होंने कोशिश की थी पर वो नहीं रुका। म्योंग बोलती है तो शायद ही एकमात्र तरीका बच गया है। सीनो बोलता है उसे भी लेडी चेग्युन का इस्तेमाल करने का आइडिया पसंद नहीं है, लेकिन वो उसको अपोज भी नहीं करेगा क्योंकि ये एक अरेंज मैरिज नहीं होगी, उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। म्योंग उसे चैलेंज करके बोलती है देख लेंगे। चेग्युन भविष्यवाणी को ही बार बार पढ़ रही होती है कि तभी यॉर्क दरवाजे के बाहर आकर उसे पुकारता है। वो नैनी से बोलती है कुछ भी बहाना बनाकर उन्हें यहाँ से भेज दो। वो इतनी जोर से बोलती है कि यॉर्क को बाहर सब कुछ सुनाई दे रहा था। नैनी बाहर जाती है और चेग्युन चुपचाप से डोर के करीब आ जाती है। तभी अचानक से पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और यॉर्क पीछे से आकर चेग्युन का मुंह पकड़ देता है। वो बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि चिल्लाओगी नहीं। वो हाँ बोलती है, लेकिन जैसे ही वो उसके मुंह से हाथ हटाता है वो नैनी चिल्लाने लगती है। यॉर्क दोबारा उसका मुंह पकड़ देता है जिससे वो बेड में गिर जाते हैं। चेग्युन उसे धक्का देकर वापस चले जाने को बोलती है। वो पूछता है क्या वो उसे देखकर खुश नहीं है। चेग्युन बोलती है नहीं, क्योंकि वो उसकी बातों में विश्वास नहीं करती, वो झूठा है। वो दरवाजा खोलकर उसे वहां से चले जाने को बोलती है। यॉर्क उसे पकड़कर बोलता है हाँ झूठ बोला था उसने, इनमें उसकी ग्रेव में और यहाँ तक केव में भी। और सबसे बड़ा झूठ जो मैंने बोला था वो ये था कि मैंने तुम्हें मिस नहीं किया बहुत किया। चेग्युन गुस्से से बोलती है अब ये बोलने का क्या फायदा जब उसने प्रॉमिस रिंग को वापस लौटा दिया है। यॉर्क बोलता है तो तुम्हें याद नहीं है कि उसके बाद मैंने क्या बोला था। चेग्युन को याद आता है तो यॉर्क ने बोला था वो टोकन इसलिए लौटा रहा है क्योंकि अब वो अपना प्रॉमिस बहुत जल्दी पूरा करेगा। यॉर्क स्माइल करके उससे सही सलामत वापस लौटने के लिए शाबाशी देने को बोलता है, लेकिन चेग्युन बोलती है कोई जरूरत नहीं है, यहाँ वापस मत आना। यॉर्क वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर में नैनी आकर बोलती है कोई आया है, तो चेग्युन बोलती है प्रिंस है, लेकिन वो युंग होता है। वो बोलता है यॉर्क का इंतजार था, लेकिन वो बोलती है नहीं। वो दोनों बातें करते हुए वॉक के लिए निकलते हैं कि चेग्युन अचानक से उसके सामने घुटने टेक देती है, बोलती है कि वो सब चीजों के लिए उसके शुक्रगुजार है। युंग याद दिलाता है कि उसने भी उसकी जान बचाई थी, तो चेग्युन बोलती है कि वो तो कुछ नहीं था और कहती है उसकी इंटेंशन राजा से झूठ बोलने की नहीं थी, पर फिर भी उससे गलती हुई है जिसकी वो माफी मांगती है। युंग बोलता है मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड जरूर हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। चेग्युन बोलती है ऐसा नहीं है, वो दोबारा किसी और को उसकी वजह से प्रॉब्लम में नहीं पड़ता हुआ देखना चाहती थी। वो युंग से प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वो कभी उसे झूठ नहीं बोलेगी। युंग को ये सुनकर अच्छा लगता है और वो उसके सर पे हाथ रखने ही वाला होता है, लेकिन फिर अपना हाथ पीछे करके उसके कंधे पर रखकर उसकी माफी मंजूर कर देता है। युंग महल में वापस आ जाता है और बहुत अच्छे मूड में होता है। वो चेग्युन की बातों को याद करके स्माइल करता है और सो जाता है। यॉर्क महल से चुपके स्नेल ब्राइट ग्रुप के पास आता है तो देखता है वहाँ डेप्यूटी कमांडर पार्क होते हैं। वो बोलते हैं लोगों की नजरों से बचे रहने के लिए उन्हें कोई चाहिए होगा जो ग्रुप को लीड करे, तो आज से वो ये करेंगे। वो एक कर्टेन खोलते हैं जहां महल के सभी लोगों की डिटेल होती है। फिर वो यॉर्क को बाहर लेकर जाते हैं जहां कई सारे लोग यॉर्क का साथ देने के लिए
खड़े होते हैं। इन सभी के साथ कोर्ट वालों ने कुछ ना कुछ गलत किया था और वो एक नया राजा चाहते थे। चेग्युन के पेरेंट्स याद करते हैं कि कैसे भविष्यवाणी करने वाली पुजारन ने पहले बोला था कि चेग्युन और यॉर्क की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाकर भेजी है, लेकिन बाद में बोला राजा पे भरोसा मत करना और ये भविष्यवाणी छोड़ गई। मिनिस्टर शिंग के हिसाब से पिछले राजा और पुजारन के बीच में जरूर कुछ हुआ होगा, क्योंकि उसकी हत्या की गई थी। क्यों, ये उन्हें नहीं पता। कुछ पता है तो बस अब जो कुछ होगा चेग्युन की किस्मत पर डिपेंड करता है। चेग्युन अपने घर में वापस आ जाती है और उसे अपने पिता की बात याद आती है कि जब यॉर्क पैदा हुआ था तब से उनकी शादी तय हो गई थी। पुजारन ने बोला था कि उनके भाग्य में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके रखना है, इसलिए उसने चेग्युन के बैक में एक टैटू बना दिया था जो एक प्रॉमिस मार्क और गुड लक दोनों था। उसके पिता बताते हैं कि वो टैटू बनाने के बाद बहुत बीमार रहने वाली चेग्युन हेल्दी हो गई थी, लेकिन फिर कुछ सालों बाद वो पुजारन घायल होकर वहां आती है और वो भविष्यवाणी करती है। चेग्युन कहती है कि सच में प्रिंस के साथ जो हुआ वो भविष्यवाणी की वजह से था, मेरी वजह से था। उसकी माँ बोलती है कि ये उसकी गलती नहीं है, बस कुछ चीजें का ना होना ही ठीक होता है। अब चेग्युन ये सब अपने दिमाग में सोचकर अपनी बैक का टैटू देखती है और बोलती है ये गुड लक नहीं बल्कि एक श्राप है। उसी समय उसे बाहर से उसी की सीटी की ट्यून सुनाई देती है। वो विंडो खोलती है तो बाहर यॉर्क था जो उसे बाहर मिलने को बुला रहा था। वो मना करती है तो वो उछलकर छलांगे मारने लगता है, जिससे चेग्युन को हंसी आ जाती है और आखिर में वो यॉर्क के साथ चली ही जाती है। रास्ते में यॉर्क बोलता है मैं तुम्हारा दिल जीत कर ही रहूंगा। चेग्युन कहती है ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे पॉन शॉप में लेकर जाता है। वो एक बुक खोलता है जिसमें उसने चेग्युन से बोले वे सारे झूठ लिखे हुए थे उनके रीजंस के साथ, लेकिन चेग्युन बोलती है वो इंटरेस्टेड नहीं है। यॉर्क पेजेस को पलटकर बोलता है ये जानना चाहोगी कि मैं कैसे जिंदा बचा। चेग्युन अब भी मुंह फरकाकर ही रखती है। यॉर्क उसे पूरी स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे वो बचा और कैसे उसने पॉन शॉप खोली। फिर यॉर्क बोलता है इस बुक में चेग्युन के बारे में भी लिखा हुआ है कि कैसे उम्र होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हुई है। हर साल वो प्रिंस की डेथ एनिवर्सरी में ड्रंक हो जाती है और कैसे वो यॉर्क जैसे दिखने वाले हर इंसान को भूत समझती है। चेग्युन बुक लेने के लिए उछलने लगती है, लेकिन यॉर्क उसे अपने पास संभाल कर बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड ना हो। चेग्युन बुक छीनने लगती है, जिस चक्कर में यॉर्क की शर्ट खुल जाती है। वो देखती है तो यॉर्क की बॉडी में कई सारे निशान होते हैं। उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बोलती है उसे केवल ये जानना है कि क्या उस समय यॉर्क बहुत घायल था, क्या उसे अब भी दर्द होता है। यॉर्क बोलता है कि अब वो ठीक है, लेकिन चेग्युन उन निशानों को एक बार देखने को बोलती है। वो पूरे कमरे की कैंडल्स बुझा देती है और बोलती है वो आंखें बंद करके केवल फील करेगी कि उसके घाव भर गए हैं कि नहीं, अब उसे और दर्द होता है कि नहीं। यॉर्क अपना रोप निकाल देता है और वो उसके निशानों को छूने लगती है। वो बोलती है कि छोटे से प्यारे से राजकुमार ऐसा कैसे बन गए। यॉर्क मजाक करके कहता है क्या वो उसे अगली कहना चाहती है। वो मना करके बोलती है कि वो तो एक स्ट्रॉन्ग और ब्रेव मैन बन गया है। वो उसे हक करके बोलती है थैंक यू जिंदा रहने के लिए। नोक्सो दोबारा युंग को कन्विंस करने की कोशिश करती है, ये बोलकर कि यॉर्क ऑलरेडी बैटल के लिए तैयार हो चुका है। हम उसे हराएंगे कैसे जब तक हमें पता ना हो वो कर क्या रहा है। युंग बोलता है तो मैं फिर भी चेग्युन को यॉर्क पे जासूसी करने को नहीं बोल सकता। नोक्सो बोलती है वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए प्रिंस चेग्युन पे शक नहीं करेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। युंग बोलता है प्यार, वो केवल चेग्युन की दया और पश्चाताप की भावना है। वो तो इतनी बार मिले तक भी नहीं है जो उन्हें प्यार हो। अगर ये प्यार है तो चेग्युन इस दुनिया में सबको प्यार करने के काबिल है। नोक्सो बहुत शांत होकर बोलती है फिर भी उन सब बातों में से प्रिंस सबसे ज्यादा स्पेशल है। जब यॉर्क और चेग्युन वापस घर लौट रहे होते हैं तो वो पूछती है कि उसके दो दोस्त पॉन शॉप में कौन थे। यॉर्क बेक्सो और गुआंग के बारे में बताता है और बोलता है उनके अलावा भी एक और है। चेग्युन को लगता है शायद वो म्योंग के बारे में बताएगा, लेकिन वो बोलता है सीनो। चेग्युन बोलती है मेरा दोस्त सीनो। यॉर्क बोलता है हमारा दोस्त सीनो। ठीक होने के बाद सबसे पहले मैंने उसी को ढूंढा था। चेग्युन बोलती है तुम्हें आज उसे अपने साथ लेकर आने चाहिए था, कल पक्का उसे आने को बोल देना।
यॉक बोलता है, सीनो और मुझ में से सबसे ज्यादा तुमने किसको मिस किया? चेग्युन बोलती है, ऑफ कोर्स सीनो को। यॉक उसे झूठी बोलता है और वो बोलती है, अभी तुम मेरे सामने हो तो मैं सीनो को ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। यॉक बोलता है, अभी की बात ही कौन कर रहा है, मैं तो पास के बारे में पूछ रहा था। चेग्युन बोलती है, अभी ही इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे अच्छे से देख लो क्योंकि फ्यूचर में हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। उसी समय युंग भी वहां आ जाता है। चेग्युन कंटिन्यू करती है कि आज मैं इसलिए आई थी क्योंकि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, अब से हम नहीं मिलेंगे। वो अंदर जाने लगती है लेकिन यॉक उसे मना करके गले से लगा देता है और चेग्युन रोने लगती है। युंग को नोक्सो की बात याद आती है कि प्यार तो एक नजर में भी हो सकता है, एक सांस में, केवल एक बार छूने से भी।